हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं क्लास 11th के सीबीएसई के स्टूडेंट की। आपका टर्म 1 जो है ख़त्म ही हो चुका है। अब हम बात करने जा रहे हैं टर्म 2 के रिगार्डिंग। मैंने जो है कल क्लास 12th के बच्चों का टर्म 2 का सिलेबस डाला था, तो आप सबकी रिक्वेस्ट के बाद कि सर क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए जो है हमें बताइए कि टर्म 2 के अंदर हमें जो है कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, कौन कौन से डिलीटेड टॉपिक्स हैं, क्या जो टर्म 1 में आया था वो टर्म 2 में आएगा। कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में घूम रहे हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है आज इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपको टर्म 2 के अंदर कवर करने हैं, क्या क्या सिलेबस है आपका। बट मैं आपको उससे पहले बता दूं कि अगर आप क्लास 11th में हैं और सीबीएसई के स्टूडेंट हैं और आप अपने टर्म 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है टर्म 2 के अंदर लाना चाहते हैं, तो भाई हमारा जो है कल से जो है एक बिल्कुल फ्रेश बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप जूम ऐप पर लाइव क्लास लेना चाहते हैं, क्लास 11th के सीबीएसई के स्टूडेंट अगर हैं और जूम पर लाइव क्लास लेना चाहते हैं, तो आप ओनली 100 रुपीज़ पर मंथ, कितने 100 रुपीज़ पर मंथ, 100 रुपये पर मंथ में जो है आप अपने टर्म 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप क्लास ज्वाइन को करना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर आपके पास होगा ही, नहीं है तो नोट कर लीजिए 9990158317। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, आप इसको जो है नोट करके मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर जो कल से क्लास हो रही है क्लास 11th के सीबीएसई के स्टूडेंट की, मैं जो है वो क्लास को ज्वाइन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, अच्छा देखिए, टर्म 1 आपका जैसा भी गया, जैसे भी मार्क्स आए वो मैटर नहीं करता, लेकिन टर्म 2 की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, बच्चों को स्टैटिस्टिक जो है वो समझ में नहीं आती है, उसके न्यूमेरिकल जो है वो समझ में नहीं आते हैं, फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र भी है। तो अगर आप टर्म 2 की इंपॉर्टेंस जो है वो कहीं ज़्यादा है, तो टर्म 2 जैसा भी गया वो मैटर नहीं करता। टर्म 2 के अंदर जो है बहुत ही अच्छे मार्क्स को स्कोर कीजिएगा, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ज़्यादा है। तो अगर आप स्टार्टिंग से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं टर्म 2 में, तो भाई आप जो कल क्लास है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। बकवास बहुत हो गई, अब आते हैं मुद्दे पे कि हमें जो है अब भैया टर्म 2 के लिए जो है अब मुझे क्या क्या चीज़ें मेरे को जो है पढ़नी है टर्म 2 के लिए। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं टर्म 2 के रिगार्डिंग, देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि भैया जो हमने टर्म 1 में पढ़ लिया वो अब हमको नहीं पढ़ना। ठीक है, टर्म 1 जो है हमारा पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड पेपर था। ठीक है, 40 नंबर का था। उसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है, मैं हिंदी में बताऊंगा, आप चाहे लिखते रहिएगा सारी की सारी चीज़ें, फिर आप कहते हैं तो इंग्लिश में, हमें हिंदी में बताइए। ठीक है, तो भैया हम जो है आंकड़ों का संग्रहण हो गया, आंकड़ों का वर्गीकरण हो गया, आंकड़ों का जो है प्रेजेंटेशन हो गया, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ये तो हो गया टर्म 1 की। हम टर्म 1 की बात नहीं करने आए हैं यहाँ पे, हम बात करने आए हैं टर्म 2 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आ जाते हैं टर्म 2 के क्लास 11th के स्टूडेंट की। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और हिंदी में चैप्टर्स के नाम बता रहा हूँ, हिंदी में लिख लीजिएगा। ठीक है, कि किस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है। ठीक है, फिर आप बोलते हो कि मेरे हमें तो हिंदी में बताइए क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्टैटिस्टिक ऑफ फॉर इकोनॉमिक्स, मतलब कि सांख्यिकी वाली बुक की हम बात करते हैं। ठीक है, सांख्यिकी की बुक के अंदर हम बात करते हैं। सांख्यिकी की बुक के अंदर आपको क्या पढ़ना है? सबसे पहले आपको पढ़ना है परिक्षेपण के माप। ठीक है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपको पढ़ना है, परिक्षेपण के माप इसको कहते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें एब्सोल्यूट डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपका जो है रिलेटिव डिस्पर्जन को वेरिएंस, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपको सहसंबंध, चैप्टर का नाम है सहसंबंध। इसके अंदर सहसंबंध का क्या अर्थ होता है, सहसंबंध की जो है क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रकीर्णन आरेख क्या होता है और सहसंबंध को कैसे वैसे माप सकते हैं। कार्ल पियर्सन का जो है दो तरीके के मेथड होते हैं। ठीक है, दो तरीके के मेथड होते हैं, एक होता है कार्ल पियर्सन, एक होता है स्पीयरमैन। तो आपको किसका पढ़ना है? केवल और केवल कार्ल पियर्सन का पढ़ना है। स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन आपको जो है वो नहीं पढ़ना है। ठीक है, सहसंबंध का अर्थ पढ़ना है, सहसंबंध की विशेषताएं क्या, प्रॉपर्टीज कह सकते हो, प्रकीर्णन आरेख कह सकते हो, और कार्ल पियर्सन की विधि से हम सहसंबंध को कैसे निकालते हैं, ये हमको जो है पढ़ना है। ठीक है, बाकी परिक्षेपण के माप में
आपको केवल स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है। जैसे इसमें आपका जो है मीन डेविएशन भी है और मीन डेविएशन भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी है, इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको जो है केवल क्या पढ़ना है, केवल स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका क्या कहते हैं वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के रिगार्डिंग पढ़ना है, ठीक है। और आपको जो है कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि इस चैप्टर के अंदर कई सारे टॉपिक हैं, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर, परिक्षेपण के माप के अंदर कई सारे टॉपिक हैं, ठीक है। रेंज है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन है, इसके अलावा भी और कई सारे टॉपिक है। कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन और आपको क्या पढ़ना है, वेरिएंस। सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से आपका डिलीटेड है। उसके बाद करते हैं सूचकांक वाले चैप्टर की। सूचकांक का अर्थ क्या होता है, सूचकांक कितने प्रकार का होता है, थोक कीमत सूचकांक क्या होता है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या होते हैं, सूचकांक के उपयोग बताइए, और मुद्रास्फीति और सूचकांक, ये जो है ये आपके टॉपिक का नाम है, ये मैंने हिंदी में बता दिया सारा का सारा। सूचकांक वाले चैप्टर में सूचकांक का अर्थ, सूचकांक के प्रकार, सूचकांक के उपयोग, ठीक है, और सारे के सारे टाइप के आपका थोक विक्रेता, उपभोक्ता कीमत सूचकांक, सारे के सारे पढ़ने हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल वगैरह का आपको नहीं पढ़ना, औद्योगिक कीमत सूचकांक नहीं पढ़ना, थोक विक्रेता का पढ़ना है और उपभोक्ता का पढ़ना है। ये हो गई आपकी सांख्यिकी की बात, ये आप लिख लीजिए। 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, परिक्षेपण के माप, सहसंबंध और क्या कहते हैं सूचकांक। ये 3 चैप्टर पढ़ने हैं। हिंदी में मैंने बता दिया कि क्या क्या है, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो आप यहाँ पे, अरे यार देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है, कोई ऐसी खास डरने वाली बात नहीं है, लिखा हुआ तो है। केवल स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, मीन डेविएशन वगैरह, रेंज वगैरह नहीं पढ़ना आपको, क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह ये सब नहीं पढ़ने, ठीक है। ये कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है टर्म 2 के लिए, ठीक है। डिलीटेड टॉपिक वगैरह सब कुछ हटा के ये आपका सिलेबस है सांख्यिकी का। उसके बाद हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम बात करें तो लिख लीजिए उत्पादक का संतुलन और पूर्ति। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले तो उत्पादन फलन, अल्पकालीन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या होता है, ठीक है। कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद, ये आपका क्या होता है, और परिवर्ती अनुपात के प्रतिफल का नियम या एक कारक के प्रतिफल का नियम, ये भी इसको कहते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है किसमें, उत्पादन फलन वाले चैप्टर के अंदर। लागत वाले चैप्टर की बात करें, अल्पकालीन लागतें, कुल लागत, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्ती लागत, औसत लागत, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्ती लागत, सीमांत लागत, ये सब क्या होती हैं और इन सब के बीच में कैसे कैसे रिलेशन होते हैं, ये सब हमको पढ़ना है। आगम की अगर हम बात करें समप्राप्ति की, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कुल आगम, औसत आगम, सीमांत आगम, इसका क्या अर्थ होता है और इसके क्या क्या मीनिंग है, ये हमें पढ़ना है। पूर्ति की अगर हम बात करें, पूर्ति की अगर बात करें तो यहाँ पे पूर्ति क्या होती है, बाजार पूर्ति क्या होती है, पूर्ति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, पूर्ति अनुसूची क्या होती है, पूर्ति वक्र क्या होता है, इसका ढलान क्या होता है, पूर्ति में कैसे कैसे खिसकाव होता है, पूर्ति में परिवर्तन, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, पूर्ति की लोच क्या होती है, ठीक है। प्रतिशत विधि से जो है पूर्ति कैसे निकालते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। सिर्फ परसेंटेज वाली पढ़नी है, ज्यामितीय विधि से पूर्ति की लोच कैसे निकालते हैं वो आपको नहीं पढ़ना। मतलब आपका कहने का मतलब क्या है, इस वाले चैप्टर के अंदर उत्पादक का व्यवहार और पूर्ति, इस वाले चैप्टर के अंदर आपको एक तो उत्पादक का संतुलन जो है ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जिसमें आपका MR और MC विधि, TR और TC विधि होती है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उत्पादक का संतुलन आपको नहीं पढ़ना, और ज्यामितीय विधि से पूर्ति की लोच किस तरीके से निकालते हैं ये आपको नहीं पढ़ना। उसके अलावा आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है जी। ये मैंने आपको बता दिया, इसमें नोट कर लीजिए, सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ 2 टॉपिक नहीं पढ़ने, उत्पादक का संतुलन और ज्यामितीय विधि से पूर्ति की लोच कैसे निकलती है, बाकी सब पढ़ना है, कुछ भी डिलीट नहीं है। ये आपका पहला चैप्टर व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं बाजार के रूप और कीमत निर्धारण। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कि इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है। जो बाजार के रूप है, ठीक है, लिख लीजिए, खास लिख लीजिए हिंदी में, केवल पूर्ण प्रतियोगिता आपको पढ़ना है। केवल पूर्ण प्रतियोगिता आपको
ना तो एकाधिकार पढ़ना, ना एकाधिकारिक पढ़ना, ना अल्पाधिकार पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना बाजार के रूप वाले चैप्टर के अंदर। केवल पूर्ण प्रतियोगिता का क्या अर्थ होता है और पूर्ण प्रतियोगिता की क्या विशेषताएं होती है, और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर कीमत का निर्धारण किस तरीके से होता है, ये आपको जो है पढ़ना है, ठीक है, बाजार के रूप के अंदर। और रही बात उससे आगे वाले चैप्टर्स की, पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर बाजार का संतुलन किस तरीके से होता है, जब मांग और पूर्ति वक्रों में परिवर्तन होता है तो उससे बाजार संतुलन किस तरीके से प्रभावित होता है, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें, उच्चतम कीमत, न्यूनतम कीमत, ये सब क्या होती है और किस तरीके से संतुलन कीमत को प्रभावित करती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। मतलब बाजार के रूप और पूर्ण प्रतियोगिता के वाले चैप्टर की बात करें तो एकाधिकार, एकाधिकारिक और अल्पाधिकार, इन बाजारों का अर्थ और इन बाजारों की विशेषताएं आपकी डिलीटेड है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, ये आपका कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ पूर्ण प्रतियोगिता के रिगार्डिंग पूरा पढ़ना है। और आगे वाला जो चैप्टर है बाजार पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर संतुलन कीमत का निर्धारण, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं है, सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। उस वाले चैप्टर से कुछ भी डिलीट नहीं है आपका, वो पूरा पूर्ण प्रतियोगिता के ऊपर बेस है, तो उसमें तो आपको कुछ भी डिलीट नहीं है, सब पढ़ना है। सिर्फ आपके बाजार के रूप के अंदर एकाधिकार, एकाधिकारिक, अल्पाधिकार नहीं पढ़ना, ठीक है। और स्टैटिस्टिक, ये हो गए आपके, मतलब केवल ये चैप्टर्स हैं जो आपके आ रहे हैं, ठीक है जी। और सांख्यिकी की वाली बुक के अंदर भी बता चुका हूँ, ठीक है। सूचकांक के अंदर क्या क्या पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया। मतलब बेसिकली आपका यहाँ पे दे है थ्योरेटिकल यहाँ पे आप देखेंगे, थ्योरेटिकल जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। कोरिलेशन, सहसंबंध में भी आपका कार्ल पियर्सन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये बहुत अच्छे से करके जाइएगा। और इसमें जो सबसे ज़्यादा पोर्शन डिलीट है वो है डिस्पर्जन के अंदर, ठीक है, क्योंकि केवल स्टैंडर्ड डेविएशन और उसका जो है कोएफिशिएंट रह गया, वेरिएंस, और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, माध्य विचलन और परास, ये सब नहीं पढ़ना, ठीक है। रेंज को क्या कहते हैं, परास, और मीन डेविएशन को क्या कहते हैं, माध्य विचलन, ठीक है। और जो आपका क्वार्टाइल डेविएशन होता है उसको देख लीजिएगा क्या कहते हैं हिंदी में। ये सब आपको नहीं पढ़ने, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस आपको पढ़ना है, इसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अब कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स की वेटेज रखता है वो यहाँ पे देख लीजिए। अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक की, तो स्टैटिस्टिक आपकी जो है 17 नंबर की है, केवल और केवल 17 नंबर की, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें व्यष्टि अर्थशास्त्र की, सांख्यिकी जो है 17 नंबर की है, और व्यष्टि अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो 23 नंबर की आपकी वेटेज रखता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें प्रोड्यूसर वाला चैप्टर जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर है, 13 नंबर की वेटेज है इसकी, और 10 नंबर की इसके, मतलब टोटल 23 नंबर की वेटेज रख रहा है ये, ठीक है जी। अच्छा, तो मतलब आपकी व्यष्टि अर्थशास्त्र सबसे ज़्यादा वेटेज रख रही है, 23 की ये है और 17 की ये है, टोटल मिला के 40 मार्क्स जो है आपके हो जाएंगे टर्म 2 के, ठीक है। 40 इसके हो गए, 40 उसके हो गए, बाकी आपका प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा कि कौन सा चैप्टर जो है कितने मार्क्स की वेटेज रख रहा है और क्या पढ़ना है और क्या आपको जो है नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप कोई भी ये स्टैंडर्ड डेविएशन को क्या कहते हैं, मानक विचलन, सिर्फ ये पढ़ना है, ठीक है। लिख लीजिए, कहीं आप फिर बाद में कहते हो, मानक विचलन आपको पढ़ना है। मानक विचलन जो है ये क्या होता है, ठीक है, लिख लीजिए। मानक विचलन जो है ये क्या होता है, बस ये आपको पढ़ना है, मानक विचलन, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, और इसका भी अगर आपको लिखना चाहते हो तो इसका भी आप जो है लिख लीजिए हिंदी में कि भैया ये जो है क्या होता है, मानक विचलन लिख लीजिए बस, ठीक है। परास वगैरह और माध्य विचलन वगैरह नहीं पढ़ना, सिर्फ मानक विचलन। आप क्योंकि बहुत क्वेश्चन करते हो, और मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, कल से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। अगर आप टर्म 2 के अंदर अच्छे मार्क्स को स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है, अगर टर्म 2 के अंदर अच्छे मार्क्स को स्कोर करना चाहते हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, कक्षा 11वीं में पढ़ते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे ही दिया है, आप व्हाट्सएप करके इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।